24 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि एनएचआरसी के अध्यक्ष किससे बनाया गया? ए न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी, बी न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, सी न्यायमूर्ति सी राम सुब्रमण्यम या डी न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को। किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम को। ये बनाए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम को ये एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल है रहा है सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के रूप में। इनका कार्यकाल 23 सितंबर 2019 से लेकर 29 जून 2023 तक था। कब से थे ये सुप्रीम कोर्ट में? ये 23 जून 2019 से ये 29 जून, सॉरी ये सितंबर 29 जून 2023 तक। उनकी नियुक्ति के साथ ही प्रियंका कानूनगो और डॉक्टर न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी सेवानिवृत्त को भी एनएचआरसी के सदस्य के रूप में नामित किया गया, जिससे इस प्रमुख मानवाधिकार निकाय के नेतृत्व को मजबूती मिली। अगला प्रश्न देखते हैं, पीएम मोदी किस राज्य में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का उद्घाटन करेंगे? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी गुजरात में। तो ये करेंगे कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अभी ये मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन करें केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का उद्घाटन करेंगे। यानी कि कौन सी? ये 100वीं जयंती है। 100वीं जयंती किसका? अटल बिहारी वाजपेयी का। भारत की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत यह पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों को सिंचाई और जल सुविधाएं प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी राज्य में स्थानीय शासन को बढ़ाने के लिए 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की आधारशिला रखेगी। कितना? ये 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों की आधारशिला रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अमेरिका के टाइफॉन मिसाइल प्रणाली हासिल करने की योजना बना रहा है? किसका? टाइफॉन मिसाइल पर प्रणाली हासिल करने की योजना बना है, जिसकी चीन ने आलोचना की है। ए फिलीपींस ने, बी जापान ने, सी दक्षिण कोरिया या डी वियतनाम। तो ये कौन प्राप्त करने की योजना बना रही है? टाइफॉन मिसाइल प्रणाली अमेरिका की
कौन प्राप्त करने की योजना बना, तो ये कर रहा है ये फिलीपींस। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक अच्छी तरह से संरक्षित किशोर मेमथ की खोज कहाँ की गई, जिसके बारे में अनुमान है कि वह 50,000 साल पहले मर गया था। ठीक है, कितना, 50,000 साल पहले मर गया था। ए अलास्का, बी साइबेरिया में, डी ग्रीनलैंड में, या डी सी ग्रीनलैंड में, या डी अंटार्कटिका में। कहाँ पे किसकी खोज की गई है? इसकी खोज की गई है साइबेरिया। कहाँ पे खोजी? साइबेरिया। साइबेरिया के बटा गायका क्रेटर में, बटा गायका, बटा गायिका क्रेटर में इसकी खोज की गई है। किशोर, यह खोज अपने सिर और धड़ को बनाए रखने के लिए उल्लेखनीय है, जो ऐसी खोजों में दुर्लभ है। साइबेरिया प्रागैतिहासिक खोजों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है, जिसमें 32,000 साल पुराना त्रिपाठ दांतेदार बिल्ली का बच्चा और 44 साल पुराना भेड़िया शव मिला है। कितना? एक 32 साल पुराना त्रिपाठ दांतेदार, त्रिपाठ दांतेदार बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बच्चा मिला, और 44 साल पुराना भेड़िया शव मिला। शव मिला। अगला प्रश्न है, अमत्या टेक्नोलॉजी को दिए गए टीटीडीएफ वित्त पोषित प्रोजेक्ट का प्राथमिक फोकस क्या है? इसका प्राथमिक फोकस बोला है, अमत्या टेक्नोलॉजी को दिए गए टीटीडीएफ वित्त पोषित प्रोजेक्ट का प्राथमिक फोकस क्या है? ए उन्नत अर्धचालक डिजाइन करना, बी उपग्रह संचार प्रणाली का, सी दूर संचार और संरचना, या डी एआई संचालित आईओटी डिवाइस। इसका मुख्य फोकस क्या है, प्राथमिक फोकस क्या है, इसके बारे में पूछ रहे। तो इसका प्राथमिक फोकस है ये दूर संचार और संरचना का। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में कौन सा देश एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू करने वाला? ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, या डी नेपाल। तो कौन सा देश है ये नेपाल। ये नेपाल है जो एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। 5 फरवरी 2025 को एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है कौन सा? नेपाल, जिसका उद्देश्य गर्भाशय ग्रीवा की कैंसर के जोखिम को कम करना। क्या है? गर्भाशय 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 ग्रीवा के जोखिम को कम करना, ग्रीवा के कैंसर के जोखिम के
जोखिम को कम करना है। ठीक है। गेवी के सहयोग से नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1.77 मिलियन एचपीवी वैक्सीन की खुराकें खरीदी हैं, जिनमें से 4,60,940 वर्तमान में वितरण के लिए काठमांडू में संग्रहित है। अभियान का लक्ष्य 10 से 14 वर्ष की आयु की 1.68 मिलियन लड़कियों को शामिल करना है, जिसमें स्कूल न जाने वाली लड़कियां भी शामिल हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और कैंसर की रोकथाम को बढ़ाने के लिए देश की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 24 दिसंबर को, बी 15 जनवरी को, सी 10 नवंबर को, या डी 2 अक्टूबर को। तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल 24 दिसंबर को उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने, उपभोक्ता अधिकारों और जिम्मेदारियों को महत्व पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। यह तिथि 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधिनियमन की याद दिलाती है, जो दोषपूर्ण वस्तुओं, सेवाओं की कमियों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यह दिन बाजार में उपभोक्ता आंदोलन और नैतिक प्रथाओं के महत्व को रेखांकित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते सॉरी राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा उत्सव महोत्सव, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024 27 से 28 दिसंबर को कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए मुंबई में, बी नई दिल्ली में, सी बेंगलुरु में, या डी कोलकाता में। कहाँ आयोजन होगा इसका? इसका आयोजन होगा कहाँ पे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024 का। कहाँ पे? राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में आयोजित किया जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र। इस कार्यक्रम में भारत भर के 40,000 से अधिक छात्रों द्वारा प्रस्तुत विज्ञान थीम वाले नाटक शामिल होंगे। कितने? 40,000 छात्र, 40,000 छात्र इसमें शामिल होंगे। एआई, जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण और चिकित्सा सफलताओं जैसे विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा। इस महोत्सव का उद्घाटन प्रोफेसर अशोक चक्रधर करेंगे और समापन मुख्य अतिथि के रूप में श्री राबिन कुमार दास के साथ होगा, जो रचनात्मक अभिव्यक्ति के साथ विज्ञान के एकीकरण पर जोर देंगे। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन पदयात्रा किस शहर में आयोजित की गई? ए अहमदाबाद में, बी गांधीनगर, सी सूरत, या डी वडनगर। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन किया जाता है ये वडनगर में किया गया था। नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? ये वडनगर, ऑप्शन डी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? तो मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई गई। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षिक प्रदर्शनी और संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली चर्चाएं शामिल थी। साथ ही वाजपेयी की विरासत और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को श्रद्धांजलि दी गई है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है नेटवर्क रेडीनेस 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? ए 49वां, बी 50वां, सी 55वां, या डी 60वां। तो भारत की रैंकिंग क्या है इसमें?
इसमें इसके रैंकिंग है वहाँ पे ये 49वें रैंक पे, वहाँ पे ये 49वें पे, यानी कि ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन ए है। ये 2024 की रैंकिंग है, 2024 में ये ये स, ये 60वें पे था, यहाँ पे ये 2023 में। ठीक है। पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित, किसके द्वारा? ये पोर्टुलन्स हुआ, ये पोर्टुलन्स, पोर्टुलन्स सॉरी पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में इस छलांग को उजागर किया गया था जो शासन, नागरिक जुड़ाव और नवाचार में प्रौद्योगिकी की भूमिका का मूल्यांकन करता है। भारत का 53.63 का बेहतर स्कोर एआई, मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड में प्रगति को दर्शाता है, जो इसकी बढ़ती डिजिटल और तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने 400 करोड़ रुपए में एयरवर्क्स में 85.8% हिस्सेदारी हासिल की है? किसमें? एयरवर्क्स में। ए टाटा समूह, बी रिलायंस इंडस्ट्री, सी अडानी समूह या डी एल&टी समूह। कितने? 400 करोड़ रुपए में एयरवर्क्स में 85.8% हिस्सेदारी हासिल की है। इस कंपनी का नाम है ये अडानी समूह। ठीक है, ये अडानी समूह ने एयरवर्क्स में 85.8% हिस्सेदारी हासिल की है। ठीक है। अडानी समूह ने भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की रख रखाव, मरम्मत और ओवरहॉल यानी कि एमआरओ कंपनी एयरवर्क्स में 400 करोड़ रुपए में 85.8% हिस्सेदारी हासिल की है। यह अधिकार भारत के नागरिक और रक्षा विमानन क्षेत्र सेवा क्षेत्र में अडानी की उपस्थिति को मजबूत करता है, देश के बढ़ते विमानन बाजार में योगदान देता है और आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करता है। यह कदम रक्षा और नागरिक एमआरओ क्षेत्र में अडानी की क्षमताओं का विस्तार करता है, जिससे भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सेवा, पेशकश और पदचिन्ह बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति राजीव सखधर को, बी न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को, सी न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को या डी न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया को। किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्ति मिली है न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया को। न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया यानी जीएस संधवालिया को। ऑप्शन डी है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वह पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित उनकी नियुक्ति अक्टूबर 2024 में न्यायमूर्ति राजीव सखधर की सेवानिवृत्ति के बाद 3 महीने से अधिक की देरी के बाद किया। कितना देरी हो गया? 3 महीने के अधिक के। थैंक यू, धन्यवाद।